आपका होस्ट अयान अहमद शुजात। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट, नॉन स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नंबर 5। अच्छा, आज का हमने टॉपिक रखा है फाइनेंशियल लिटरेसी पे एंड कोशिश करेंगे कि हम इस पे सम अप करें जितना जल्दी कर सकते। तो मेरे साथ आज एहसन शाह मौजूद है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी इन योर वर्ड्स। हमें बुक वर्डिंग नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके लिहाज से क्या है। यार सिंपल वर्ड्स में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को एक्सप्लेन किया जाए ना, तो पैसे के साथ आपका क्या बिहेवियर होता है या आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हो, वो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आता है। ठीक कीजिए, मेरे पास मिसाल है कि मुझे महीने के अगर 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है या मैं बिजनेस अपने अर्न कर रहा हूँ, तो उसको मैं किस किस जगह पे किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और वो चाहे मैं एक्सपेंसेस के फॉर्म में वटेवर जो भी चीज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो पैसा उसके पास आ रहा है वो अच्छे तरीके से उड़ाए, अच्छे तरीके से खर्च करे, तो वो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी तो नहीं ना, वो इलिटरेट हुआ फाइनेंसेस के हिसाब से। तो आप जो एक्सप्लेन करें तो वो गलत नहीं हो जाएगा। मैंने ये बात की कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक तरीका समझ आ जाए ना कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करें, तो आप लिटरेट कहलाओगे। ठीक है, जिससे आप पढ़ाई के मामले में जाओ, जो एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जो प्रॉपर अपने तरीके से एजुकेशन हासिल कर रहा है, और दूसरी तरफ एक और बच्चा जो बस क्लास में जाता है, ठीक है, सो जाएगा, बंक मारता रहेगा, ये सारा कुछ है दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में, लेकिन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा एजुकेशन या स्किल्स के मामले में। इसी तरह पैसे के साथ आपका बिहेवियर किस तरीके से है, उससे डिफाइन होता है कि आप क्या हो क्या नहीं। अच्छा, चलें, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि हो गया कि आप अपने फाइनेंसेस, अपने पैसा जो आपके पास आ रहा है उसकी आउट गोइंग प्रॉपर बजटिंग करके, और आप अपने माइंड में एक मेंटल मैप क्रिएट कर लेंगे, यार मंथली मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, सो एंड सो इधर इधर जाएगा और इस तरह इसका खर्च होगा, एंड आप पूरी प्लानिंग करें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ें, बाकी तो चलो लोगों ने अपनी बजटिंग कर लेते, सारी चीज़ें कर लेते, जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेन चीज़ें जो हम लैक करते हैं वो है कि हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सही नहीं बनाते और रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। तो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से ही रिलेटेड है आपका रिटायरमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाना दूर, पाकिस्तानी तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा भी होता क्या होता है, प्लॉट खरीद लो या फिर सोना खरीद लो, रखा रहेगा, या सबसे जो बेहतरीन तरीका पाकिस्तानियों के दिमाग में कि पैसा जोड़ी जाओ, ठीक है, जोड़ के तिजोरी के अंदर भरी जाओ। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि पैसा अगर आप अपने पास जोड़ के रखी जा रहे हो, तो उससे आपकी ईयर ऑन ईयर पैसे की वर्थ कम होती है, इंक्रीज़ नहीं होती। इसमें कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन के नाम से। इन्फ्लेशन सिंपली क्या है कि हर साल महंगाई कितनी आपके मुल्क के अंदर या आपकी इकॉनमी में क्या हो रहा है। अब लेट से कि आपने अपना पैसा बचा के रखा हुआ एक साल 1 लाख रुपए, नेक्स्ट ईयर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हुई 10%, आपके पैसे फिर भी 1 लाख रुपए, तो आपको 10% का लॉस हुआ रखने पे। ठीक है, फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए ये एडवाइस की जाता है कि आप जहाँ पे भी चाहें, बेशक स्टॉक्स हो या कहीं पे भी, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इन सिंपल वर्ड्स इन्फ्लेशन को बोलें तो आप उसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा सामान आता था, बहुत कुछ आता था। आज सेम 1 लाख रुपए में उसका आधा भी नहीं आता। वाई? क्योंकि ओवर टाइम इन्फ्लेशन ने 10% 5% 2% करके इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया कि अब वो जो उस टाइम का लाख रुपया आज के रफली 10 लाख के बराबर हो गया। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है। इन्फ्लेशन की डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, मेरा अभी जो मेन क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि देखें, आपने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट हम करते नहीं है, ये वो। अच्छा, अब द पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम यूजुअली जो सोना वगैरह भी ख़रीदते हैं या प्लॉट्स वगैरह भी लेते हैं तो वो एक सो एज के बाद होता है, 40 ईयर्स 35 ईयर्स, लेट 40s 50s में जाके, तब जाके हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि यार कब से शुरू करना चाहिए, कितना परसेंट एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या अर्न कर रहे हो। यार अब ये हर बंदे का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यार पैसा तब तक काम कर जब उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आपके पास 30-35 ईयर्स की एज में पैसा हो तो मज़ा भी कराएगा। अब आप 60-70 साल के हो गए, यार आपसे चला जा नहीं रहा, बेड पे आप पड़े हुए हो, तो आपने उस पैसे का क्या करना है? आपके लिए कोई हासिल असूल तो नहीं है उसका। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप जितना जल्दी अपनी एज में हो सके आप स्टार्ट करो। अब सवाल ये पता होता है कि यार लेट से मैं कोई फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, ठीक है जी, मेरी तो सैलरी 50,000 रुपये की, मैं कहाँ से प्लॉट उठा लूँ या कुछ कर लूँ। तो यार ये प्लॉट या गोल्ड वगैरह ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो आज तक पाकिस्तान में चलती हुई आ रही है, पहले वर्ल्ड वाइड भी चल रही है। इसके अलावा बहुत ऑप्शन है, जिस तरह स्टॉक्स होगी, आपका क्रिप्टो मार्केट होगी, बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए।
अब ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ में जानना है, कौन सी में नहीं जानना। रीज़न बीइंग कि हर किसी का रिस्क लेवल अलग है, ठीक है। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है और उसके हिसाब से रिटर्न भी अच्छी है, किसी में रिस्क बहुत लो है तो उसमें फिर रिटर्न भी कम है, तो वो आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। देखिए मेरा जो फॉर्मूला रहा है ना हमेशा से वो ये है कि आपकी जो भी सैलरी आ रही है, अब मेरा फिगर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपका भी मुझे पता है, आपने भी इसी तरह रखा हुआ है, बट हर बंदे पे वेरी करता है। तो मेरा ये राय हमेशा से कि यार फॉर एग्जांपल मेरा मंथली आ रहा है 50,000 या 1 लाख कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 1 लाख आ रहा है तो मैं स्ट्रेट अवे ना 40% उसका निकाल के साइड पे कर दूंगा फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फिर अब मैं इन्वेस्टमेंट्स पे बाद में आऊँगा। जो 60,000 है उसको फिर मैंने डिवाइड कर लिया कि इधर इधर करना है। अब जो मैंने 40% निकाला है ना, ठीक है, जो रिमेनिंग 60 है वो आप उड़ाओ, पूरा फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस 60,000 को जहाँ मर्जी उड़ाओ, आपने मंथली जो जिधर जिधर उड़ाना है उसको उड़ाएं। लेकिन जो 40% आप निकाल रहे हैं ना, वो आपने हर मंथ हर मतलब निकालना ही निकालना है। उस 40% को, ठीक है, उसमें आप फिर पार्ट्स बना लो कि यार उस 40,000 में से 10,000 फॉर इंस्टेंस मैं हाई रिस्क में डाल देता हूँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न में। 5,000 में इमरजेंसी फंड्स जमा करता हूँ, ठीक है। 5,000 में बॉन्ड्स वगैरह में कर लेता हूँ। और बाकी जो 20,000 रफली मेरे ख्याल से जो रह गए, उस 20,000 को आप ट्रेडिशनल उन पे कर लें, गोल्ड, रियल इस्टेट। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें भी करना ज़रूरी है, बिकॉज टेंजिबल एसेट है ये, बाकी इनटेंजिबल है, ये टेंजिबल है। ये आपको पता है कि यार अच्छा चलो रियल इस्टेट की वैल्यू गिर भी गई तो प्लॉट तो आपके पास है ही है ना, तो आप उस पर घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो टेंजिबल एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी परसेंटेजेस हैं, आप इसमें जो मर्जी करें वो आपकी मर्जी। अच्छा जान भी, आपने कहा कि जी मैं 40% इन्वेस्ट करता हूँ। अब एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है बहुत ज़्यादा कि यार अभी तो हमारी हंसने खेलने की उम्र है, यही तो याशी की उम्र है, इसमें भी हम 40-50% साइड पर कर दें तो फ़ायदा क्या? ठीक है, आगे जाके जो होगा तब की तो तब देखी जाएगी ना, पाकिस्तानी माइंडसेट जो है। देखें सबसे पहली बात ये कि मैंने जो 40% कर रहा हूँ उसमें मैं इमरजेंसी फंड्स भी रख रहा हूँ। अब उसमें मेरा जो मेंटली, मैं अगर अपनी एग्जैक्ट अपनी बात करूँ तो उसी के अंदर ना मैंने 40,000 में एग्जांपल के तौर पे जो हमने लेके चल रहे हैं उसका जो 5% है ना, वो मैं अपनी लग्जरी के लिए भी रखता हूँ, ठीक है। कि ये 5,000 जमा कर रहा हूँ, 1 साल में एक महंगी चीज़ अपने लिए ले लूँगा। अब ये चीज़ें करना ज़रूरी क्यों है? आपने अयाशी करनी है ना, तो आप अपने आप को जब बोलोगे कि यार मेरी सैलरी 60,000 है, फॉर इंस्टेंस, लाख नहीं, आप बोलो मेरी सैलरी 60,000 है। अब 60,000 पे आप अयाशी करो, लोग 60 पे भी करते हैं, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपके पास 6 लाख है पीछे अयाशी करने का। तो पॉइंट इसकी अयाशी तो आपकी मेरे ख्याल से साइकी है, ठीक है। आप मेंटली अपने आप को बताते हो कि यार मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो आप अपने आप को मेंटली जब कहोगे कि यार जब सैलरी 60,000 है तो इसी में इंजॉय करना है, तो इंजॉय करें। बिकॉज जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी कंपाउंडिंग होगी। और आपको पता है कंपाउंडिंग की भी अब डिटेल में नहीं जाते, कंपाउंडिंग जब होना शुरू होती है तो फिर जब आगे वाले स्टेजेस पे जाती है तो एक एक साल से कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपके पोर्टफोलियोज। शुरू में स्लो ग्रोथ होती है बट एक एक साल से, यानी कि मैंने अगर 20 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और कंपाउंडिंग मेरी 20 से हुई है, आपने 25 से की है, हम दोनों ने 40 तक की है। आपने 15 साल की है, मैंने 20 साल की है, लेकिन जो 5 ईयर्स का डिफरेंस है ना वो शायद मेरा पोर्टफोलियो डबल कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। तो फ़र्क डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली आपके इमरजेंसी फंड्स भी बन रहे हैं, ठीक है, और इमरजेंसी नहीं पता होता कभी भी आ सकती है, तो इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली फिर इसके साथ साथ ना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स में मैं ये कहता हूँ कि आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि हाई रिस्क ज़्यादा ना हो, ठीक है। हाई रिस्क में भी करें बट कम, फिर उसको ना इस तरह आप प्रॉपर डिवाइड करें अपने लिहाज से कि यार मैं ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें है, सबसे ज़्यादा रिस्की ये है, इसमें कम रिटर्न है बट ये अच्छा है, ये वो, इस तरह करके आप इसको लेके चले। यार इस चीज़ में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि अगर तो आप यंग एज में हो ना, लाइक 20-22 में हो, तो आपको हाई रिस्क पे थोड़ा सा जाना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ ही हाई रिस्क में चले जाओ, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपना ये कि लेट से अगर आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 5 से 10,000 अपना उस साइड पर हाई रिस्क में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो कि अगर आपका कल को लॉस भी होता है, कुछ होता है, तो आपके पास अभी एज है, आपके पास टाइम है, आप उसको कोप अप कर सकते हो आगे। लेकिन कल के जब पूरी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे तब आप ये चीज़ें नहीं डील कर सकते। देखें ये तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस मैं बोलूँगा। फाइनेंशियल लिटरेसी तो हमें ये नहीं कहती कि आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट करें मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यस एज कम है एंड ऑल दैट, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली बात आपकी ठीक है, बट
अगर हम फाइनेंशियली बात करें, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बात करें या मैथमेटिकली बात करें, तो हमारी एज से कोई फ़र्क हमें पड़ना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में। बट ऑब्वियसली आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम अभी रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वो हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मेरी ये है कि मैं ज़्यादा हाई रिस्क पे ना जाऊँ, ठीक है। अगर मैं मतलब शायद मैं खुद कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अपने हिसाब से हर बंदा इन्वेस्टमेंट्स करे। एंड सेकेंडली फिर इसी तरह हम बात कर लेते हैं टैक्सेशन की, ठीक है। टैक्सेशन को माइंड में रखते हुए चलना है, आपने हर चीज़ को टैक्स करना है, आपने इन्फ्लेशन को माइंड में रखते हुए चलना है। इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं ना, भले इमरजेंसी फंड्स के ही क्यों ना हो, इमरजेंसी फंड्स के आप ऐसी कोशिश करें कि उसको भी सिर्फ कैश, लिक्विड कैश ना रखें, क्योंकि जैसे कि शुरू में एहसन शाह ने बताया कि इन्फ्लेशन है, तो वो आपके पैसे ओवर टाइम डिवैल्यू होते जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि अपने इमरजेंसी फंड्स को भी डिवाइड कर लें, 50% कैश रखें, ठीक है, एंड उसका भी 50% ऐसे एसेट्स में डालें जो बहुत लिक्विड है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, और अपनी वो सिर्फ वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं। आप उनसे रिटर्न ना एक्सपेक्ट करें। आप बोलें कि यार 1 साल बाद ना वो 2% सिर्फ ग्रो हो जाए, 3% हो जाए, इन्फ्लेशन को टैकल कर ले कुछ हद तक, दैट्स इट, ठीक है। इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड, जिधर बहुत ज़्यादा कैश है, जिसमें बहुत ज़्यादा आउटफ्लो इनफ्लो है जिस मार्केट में, उधर आप रखें। बहरहाल और एक और चीज़ यार कि लोग ना इस चीज़ में बहुत इंतजार में रहते हैं कि हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे, लाइक 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो इन्वेस्टमेंट बनेगा कि यार इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। थोड़े पैसे भी ना एटलीस्ट स्टार्ट करो। लेट से आप 10,000 भी महीने का अर्न करो ना, उसमें से 1,000 2,000 रुपये आप साइड करते जाओगे अपने एक 20% को, तो आपकी एक हैबिट फॉर्म होती रहेगी साथ साथ। कल को जब आप बड़े सम ऑफ मनी पे जाओगे तो आपको फिर ये चीज़ करते हुए चुभेगी नहीं, वरना एकदम से आप बड़ी अमाउंट पे करने लगोगे ना, आप यार ये तो ज़्यादा पैसा मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों वो क्यों है, तो साइकोलॉजिकली आपको फिर फ़र्क पड़ जाता है इसके अंदर। चलें मेरे ख्याल से फिर कंक्लूड करते हैं विद दिस वन कोट जो मुझे भी याद आया कि यू गेट रिच बाय टेकिंग हाई रिस्क विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, एंड यू स्टे रिच विद टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क विद हाई अमाउंट ऑफ मनी। तो ये चीज़ जो समझ जाएगा उसके लिए काफ़ी अच्छी होगी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, और ये हमारा आज के पॉडकास्ट ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी।